अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी ठीक। अच्छा, बस वेट कर रहा हूँ मैं। 2 से 3 मिनट रह गए हैं हमारे क्लास के स्टार्ट होने का टाइम जो है। तो मैंने कहा चलें बच्चों से हेलो हाय कर लें तब तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, बस आपके हालात आजकल नाजुक चल रहे होंगे रोजे में, जो कि साथ में एग्जाम की तैयारी भी करनी है। और जो रिजल्ट है वो हो सकता है कि ईद के बाद या ईद के पहले शायद आ जाए। अगर तो एग्जाम आपके खत्म हो जाते हैं पहले 20 तक, तो फिर ईद के बाद ही आएगा रिजल्ट। तो चले, ईद तो बेहतर गुजरेगी ना। जी, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग। यार अल्लाह से खैर मांगो, इंशाल्लाह बेहतर ही हो गया। Recording stopped. जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा। जी, हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे ही समझ लें जैसे न्याजी एक्सप्रेस है अपने टाइम पे निकलेगी, तो हम भी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। Recording in progress. ले जी, किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो वो चैट में पूछ सकता है, मैं जो है वक्तन फवक्तन उसे देखता रहूंगा। जी, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12। कल हमने बेसिक बातें जो इस चैप्टर के रिलेटेड थी, जो चैप्टर नंबर 12 में हमने अप्लाई करनी थी, वो हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ ली है। लेकिन चैप्टर नंबर 11 में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई हमने इस चैप्टर में करना है अपने चैप्टर नंबर 12 में। तो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं जी। और पहली प्रोबेबिलिटी हमारे पास है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। सर, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को हम उसकी प्रॉपर्टीज से देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में वो कहता है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। और कल हमने पढ़ा था कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट किस में आते हैं? मल्टीप्लीकेशन लॉ में आते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन लॉ में आपका विद आउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट आता है। इसके बाद ये उसमें भी ये मैंने वर्ड साथ में मेंशन किया था, डिपेंडेंट इवेंट। तो ये क्या है जी? डिपेंडेंट इवेंट है। इसमें विद आउट रिप्लेसमेंट जब होगी तो नया आने वाला जो भी इवेंट होगा या जो भी आउटकम होगी वो इफेक्ट होगी जो पहले इससे हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं कहता हूं कि 52 कार्ड्स है मेरे पास, और इन 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में से मैंने एक कार्ड को ड्रा कर लिया। सर, जब मैंने एक कार्ड को ड्रा किया और उसे मैंने वापस नहीं रखा तो रिमेनिंग मेरे पास 51 कार्ड्स रह जाएंगे। तो मेरी टोटल आउटकम इफेक्ट हो गई इस एक कार्ड के निकलने से। पहले मेरी आउटकम से 52, अब अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैंने उसे वापस नहीं रखा उस जगह पे, तो ये मेरी आउटकम जो है वो पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये रह जाएगी 51। तो जो भी नया यहां से मैं भी जो भी कार्ड ड्रा करूंगा उसके टोटल आउटकम्स हमेशा क्या रहेंगी? 51 रहेंगी। तो ये क्या है जी? डिपेंडेंट इवेंट है। इसमें वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी चेंज एट ईच ट्रायल। साफ है कि हर ट्रायल पे उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। अगर मैंने पहला कार्ड निकाला है तो वो 52 में से निकलेगा। अगर मैंने दूसरा कार्ड निकाला है तो वो 51 में से निकलेगा।
अगर फिर मैंने एक और कार्ड निकाला है तो वो 50 में से निकलेगा। तो यहां पर देखें कि ये इफेक्ट भी हो रही है और इसके अलावा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हर ट्रायल पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि विद रिप्लेसमेंट के साथ है तो मेरी टोटल आउटकम हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और सर इसमें ऑर्डर मैटर करता है, यहां पर ये देख लें जी ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। और ये हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी आपको ऑर्डर मेंशन किया जाएगा कि ये क्वेश्चन में अगर निशानी देखी जाए कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है, तो उसके लिए उसके अंदर आपको ये देखना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर नहीं समझ लग रही तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है जो उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें ऑर्डर मेंशन होगा और इसमें 2 आउटकम्स होंगी और इसकी प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट कब तक रिपीट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर, इसके जो लिमिटेड नंबर हैं आप उन लिमिटेड नंबर्स के अंदर रहते हुए हाइपर ज्योमेट्रिक के जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सर ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये हमें आ गई, हम खुश हो गए। अब कुछ ऐसा बताया जाए कि क्वेश्चन में हमें वो वर्ड्स नजर आए, उसको देखते ही हम ये कहें कि ये क्वेश्चन तो किसका है, हाइपर ज्योमेट्रिक का है। सर प्रोबेबिलिटी इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन, ये क्या बात हुई कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है लेकिन प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी मेंशन नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है लेकिन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में है नहीं? तो सर जिस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं है लेकिन पूछा प्रोबेबिलिटी के बारे में जाएगा, वो कहेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी। फाइंड आपने प्रोबेबिलिटी करनी है बट क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं होगी, तो वो क्वेश्चन किसका होगा, हाइपर ज्योमेट्रिक का होगा। नंबर 2 पर क्वेश्चन में सिलेक्शन की बात की होगी, कहेगा जी सिलेक्ट करें, पिक करें, तो ये जहां पर वर्ड सिलेक्शन की वर्ड यूज करेगा वो हमारे लिए क्या होगा, हाइपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा। ये इसके कुछ हिंट हैं। लेकिन नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। सर फॉर्मूला में ये है हमारे पास सक्सेस, ये क्या हमारे पास है, सक्सेस, और ये है सिलेक्शन। इस फॉर्मूला को हम यूज नहीं करते, हम इसका शॉर्टकट यूज कर रहे होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तमाम टीचर्स जो हैं वो आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, उन्होंने वैसे ही उसे सोल्व करवाया होगा। इसका फॉर्मूला जो है वो टीचर के सी एन के, उसके बाद कैपिटल एन माइनस कैपिटल के कॉम्बिनेशन स्मॉल एन स्मॉल के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन और स्मॉल एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इतना मुश्किल, इसको आसान कर लेंगे। कैसे आसान कर लेंगे जी, एक क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन देखें, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो अब हमने इसमें देखनी है कि क्या जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो इसमें आती भी है या नहीं। कोई भी हमें नजर आ गई ना उसकी प्रॉपर्टी, तो हमने कहना है कि ये क्वेश्चन किसका है जी, हाइपर ज्योमेट्री का है। वो कहता है जी अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स, उसमें कितनी बॉल्स हैं जी, 12 बॉल्स हैं, और विच 3 आर मार्क, जिसमें से 3 बॉल्स ऐसी हैं जिनको मार्क किया गया है, जिसके ऊपर कोई ना कोई हमने निशान लगाया गया हो। इनमें से हमने सिलेक्ट कितनी करनी है, 5 करनी है। मींस कि यहां पर एक्सपेरिमेंट एक लिमिटेड नंबर के अंदर रहते हुए किया जा रहा है। अब वो कहते हैं कि इफ 5 बॉल्स आर सिलेक्ट और विड्रॉ टुगेदर, जब एक साथ निकालनी है तो इसका मतलब है विद आउट रिप्लेसमेंट है। नंबर 2 पे दूसरा हिंट ये है कि आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन की बात करनी है, या निकालने की, ड्रा करने की बात है, या पिक करने की बात करेगा। लेकिन एक और बड़ा हिंट मैंने आप लोगों को दिया था कि क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं होगी, रिक्वायरमेंट में प्रोबेबिलिटी मेंशन होगी।
तो देखें क्वेश्चन में कहीं पर प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, वो कहते हैं एक बैग है, उसके अंदर 12 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 बॉल्स ऐसी हैं जिनको हमने मार्क किया है, और 5 बॉल्स आपने सिलेक्ट करनी है एक साथ। और अब प्रोबेबिलिटी बताएं, रिक्वायरमेंट में कहते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी बताएं दैट 2 बॉल्स आर मार्क, जिनमें से 2 बॉल्स ऐसे हों जो मार्क की गई हों, और वो 2 बॉल्स जो मार्क की गई हों वो कितनी में से हो सकती हैं? 3 में से, क्योंकि हमने कितनी बॉल हमारे पास मार्क्ड है? 3 बॉल्स हमारे पास मार्क्ड हैं, तो हमने उसमें से इसे क्या करना है? निकालना है। अब इसको एक टेबल से देख लेते हैं जी। टोटल बॉल्स कितनी है? 12, जिनमें से क्वेश्चन में वो कहता है कि 3 आर मार्क्ड, तो सब रिमेनिंग कितनी ऐसी होंगी जो मार्क नहीं होंगी? रिमेनिंग होंगी 9 बॉल्स ऐसी जो मार्क नहीं है। 9 बॉल्स मार्क नहीं है, 3 बॉल्स ऐसी हैं जो मार्क हैं। टोटल कितनी बॉल्स हैं जी? 12। सिलेक्ट कितनी करनी है हमने? सर इसमें से हमने सिलेक्ट करनी है ओनली 5, जो कि वो कहता है कि 5 बॉल्स, आपने 5 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उन 5 में से 2 किसमें होनी चाहिए? जो मार्क्ड होनी चाहिए। तो सर हमने वो मार्क कर ली, और रिमेनिंग फिर कहां से हो सकती हैं? अनमार्क से, क्योंकि हमने इन दोनों का सम लेना है जो कि कितना है? 5। तो मतलब 2 तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या हो गई? मार्क्ड होंगे, रिमेनिंग अनमार्क में से होंगी। इसी तरह मार्क प्लस अनमार्क इज इक्वल टू 12, और ये आपके पास क्या है? टोटल। अब मसला आ जाता है कि इसे सर प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे कैसे? इसे फॉर्मूला में हम पुट कैसे करेंगे? तो सर सबसे पहले सक्सेस, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें 2 बॉल्स मार्क की गई हो। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया 2 बॉल्स। टोटल मार्क बॉल है कितनी? ये है सिलेक्ट कितनी की हुई? 2 मार्क्ड वाली। टोटल मार्क्स कितनी है? मार्क्ड कितनी है? 3। अब एक साइड हो गई। दूसरा, अब क्या हो जाएगा? रिमेनिंग हमारे पास कितनी बॉल्स रह गई सिलेक्ट करने वाली? 3। तो वो किस में से होंगी? सर इन 9 में से होंगी। और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर हमारे पास इसका भी सम और इसका भी सम आ जाएगा, जो कि टोटल ऐसे कह लें कि हमारे पास 12 बॉल थी, जिसमें से हमने 5 सिलेक्ट की। 12 बॉल्स में से हमने 5 सिलेक्ट की। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला भी बन गया, और यहां से आपका आंसर भी आ जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 9 कॉम्बिनेशन 3 और 12 कॉम्बिनेशन 5, मींस कि आपके पास 12 टोटल थी, उनमें से 5 सिलेक्ट करनी थी, और जिनमें से 2 ऐसी हो जो मार्क्ड हो, और टोटल मार्क कितनी थी? 3। बाकी कहां से आई होंगी? जो रिमेनिंग बच गए होंगे। तो सर अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप करके पूछ सकता है, क्योंकि अब हम मजीद इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाने लगे। अगर तो ओके है तो यस बाय लिख के जो है वो मैसेज कर दे मुझे कि सर ओके। जी जी, अभी तक 4 बच्चों के 5 के आगे हैं, जल्दी बता दें। जी डन हो गया जी। अब आ जाते इसकी प्रैक्टिस की तरफ। ले जी क्वेश्चन में अब वो बॉल हाथ पे घुमा रहे हैं कि भाई अब हम इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इसको घुमा देंगे। तो देखते हैं भाई घुमाते हैं कि नहीं घुमाते आप लोग। नक्शे से कुछ वाजे हो रहे हैं कि क्वेश्चन किस नेचर का हो सकता है? पाकिस्तान के रिलेटेड हो सकता है।
ले जी, अ कमेटी इज टू बी मेड, हमने एक कमेटी बनानी है जिसके टोटल मेंबर्स कितने हैं 4 फ्रॉम ए टोटल ऑफ 13। अब हमें यहां से तो पता चल गया कि टोटल यानी कि कैपिटल एन हमारे पास 13 है और स्मॉल एन कितना है 4। तो टोटल 13 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। अब 5 पंजाब के लोग हैं, पंजाब के 5 लोग हैं, उसके बाद 2 बलूचिस्तान से हैं, 4 सिंध से हैं, एंड जो 2 है वो केपीके से है, वो हम यहां पे बना लेते हैं जी। टोटल अगर ऐड करें तो हमारे पास 9 + 11 + 2 करेंगे तो मतलब 13 हमारे पास टोटल मेंबर्स बनते हैं, जिनमें से हमने सिलेक्ट करने हैं 4। अब वो क्या कहता है, अभी तक ये देखें बात वो किसकी कर रहा था, सिलेक्शन की कर रहा था कि आपने सिलेक्ट करने हैं या मेंबर को पिक करना है, हमने एक कमेटी बनानी है। कहीं पर भी अभी तक प्रोबेबिलिटी मेंशन उसने नहीं की थी। जैसे ही वो रिक्वायरमेंट में आया उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंटेन नन फ्रॉम पंजाब, के पंजाब में से कोई भी ना हो। अब हमारे लिए जो देखने वाली बात है वो जस्ट पंजाब की होगी कि पंजाब के टोटल कितने हैं, इसमें से कोई भी ना आए। बाकी वो 4 कहां से आएंगे सर, बाकी वो 4 वहां से आएंगे जहां पंजाब का कोई भी नहीं होगा। तो देखें जी यहां पर इसे ड्रा कर लेते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पंजाब में से कोई भी ना हो, मतलब 0, कोई भी पंजाब में से नहीं है। लेकिन पंजाब के हैं कितने, 5 हैं सर, पंजाब के 5 हैं, लेकिन पंजाब में से कोई भी हमने पिक नहीं करना। ये हमने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन उसने कहा आपने 4 पिक करने हैं, तो सर 4 पिक करेंगे, कर लिए, लेकिन वो कहां से होंगे सर, जो रिमेनिंग बच गए हैं वो वहां से होंगे, जो हमारे पास 8 रिमेनिंग बच गए होंगे, जो कि सिंध से भी हो सकते हैं, बलूचिस्तान से भी हो सकते हैं, केपीके से भी हो सकते हैं। ये हमारे पास कितने बच गए, 8 बच गए हैं। ये जो 4 होंगे वो इन 8 में से होंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास टोटल कितने थे और इनमें से सिलेक्ट कितने किए सर, वो आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें तो हमारे पास यही सम इसका बनेगा। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि हर दफा ऐसा ही होगा, कहीं पर कोई एक्सेप्शन केस भी आ सकता है। यहां से आपने क्या करना है, ये आप कैलकुलेटर से करेंगे ना, सी कॉम्बिनेशन आपका कैलकुलेटर पे मिल जाएगा। आई थिंक वो आपको मिलेगा डिवीजन की जगह पे, जहां पर डिवीजन का साइन है, अगर आप उसके ऊपर देखें, डिवीजन के जो एरो है आपका बटन, उसके ऊपर आप देखें तो आपको नजर आएगा NCR। तो सर ये वहां से आपको सी मिलेगा। पहले जो भी वैल्यू ऊपर है, अबव है, जैसे ये 5 है, पहले वो लिखे, फिर ये शिफ्ट ये प्रेस करें। यानी कि मैं अगर जैसे ये कह रहा हूं कि 5, उसके बाद शिफ्ट और फिर आपके पास सी लिखा जाएगा, और जो आपकी ये 0 वाली वैल्यू है वो बाद में पुट कर दें। ये कोई कैलकुलेटर में वैसे नहीं आएगा, कैलकुलेटर में कभी भी ये ऐसे नहीं आएगा। कैलकुलेटर में 5 प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट, उसके बाद आप डिवीजन वाला साइन जो है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा, उसके बाद 0 कर देंगे और ये ब्रैकेट में कीजिएगा। इसी तरह आप ये करने के बाद इसे डिवाइड करवा देंगे अपने टोटल के साथ, तो इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। ले जी नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन इनमें से कोई 1, 2 या इन जैसे क्वेश्चन आईकैब में आ जाएंगे। यहां से अंदाजा होता है कि क्वेश्चन कोई कीबोर्ड का है। अब कीबोर्ड में वो कहता है टोटल 25 कीबोर्ड्स। अब टोटल कितने हैं जी, 25, आउट ऑफ विच 3, जिसमें से 3 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 3 क्या है, खराब है। अ सैंपल ऑफ 5 इज सिलेक्ट, हमने सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं। तो क्या मैं अगर ये करूं
कि सबसे पहले तो ये लिखूं कि 25 टोटल हैं और इनमें से 5 सिलेक्ट करने हैं, क्या ये चीज हो गई? अब इसके बाद वो कहता है 3 डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव? आपने जो ये 5 निकालने हैं इनमें से एग्जैक्टली 2 वो होने चाहिए जो क्या हो, डिफेक्टिव। तो सर मेरे पास टोटल डिफेक्टिव कितने हैं? 3। अब रिमेनिंग क्या बच गया? 22 और 3। तो सर ये इससे आपका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन इजी है ये। अब अगर तो आपको इसकी समझ आ गई है तो ऐसा आईकैब में इंशाल्लाह जरूर 1 या 2 एमसीक्यूज ऐसे आएंगे जिनको आप इजीली फिर सॉल्व कर सकते होंगे। ये आप अपना आंसर जो है वो खुद भी निकाल लीजिएगा, जैसे साथ ने अभी आंसर निकाल के दिया है कि 1 बच्चे का आंसर आ रहा है 0.0869 और एक का आ रहा है 0.8965। प्लीज आप अपने आंसर को जो है वो एक दफा अगेन देखें। सबसे पहले आप जो है वो फ्रैक्शन में आएंगे, फ्रैक्शन में आने के बाद फिर आप ये स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज पुट करने के बाद इज इक्वल प्रेस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अंडे, वो भी गंदे। देर आर टोटल 25 eggs आउट ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, किसके जैसा? जो कि हमने अभी कीबोर्ड का किया कि आपके पास टोटल 25 eggs हैं जिसमें से कितने खराब, आपने सिलेक्ट कितने करने हैं? 2 रैंडमली चूजन, आपने 2 सिलेक्ट करने हैं और वो दोनों के दोनों वो ही आए जो आप हैं, मीन सॉरी गंदे अंडे आए। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वो सिलेक्ट करें जो क्या है, गंदे अंडे, मींस के डिफेक्टिव हैं। तो टोटल डिफेक्टिव हैं कितने? 3C2। तो सर ये तो हमारे जितने हमें चाहिए थे वो तो आ गए। अब क्या करें? अब आ जाएंगे रिमेनिंग, इनमें से कोई भी ऐसा अंडा नहीं होगा जो एग्जैक्ट होगा। तो इसका आंसर 0.01 है जो कि भाई ने मुझे सेंड कर दिया है चैट बॉक्स में। नेक्स्ट पैसा। देयर आर 65 करेंसी नोट्स ऑफ RS 1000। हमारे पास 65 नोट्स ऐसे हैं जो कि 1000 वाले हैं। 35 करेंसी नोट्स ऐसे हैं जो कि 500 वाले हैं। जस्ट ख्याली पुलाव है, ऐसा है नहीं हमारे पास। अब वो कहता है कि इफ 4 नोट्स आर सिलेक्टिव। अब उसने टोटल कहीं बताई नहीं है। सर टोटल बता चुका है कि आपके पास 100 नोट्स टोटल हैं जिनमें से आप सिलेक्ट कितने कर रहे हैं? 4 नोट्स सिलेक्ट कर रहे होंगे। Find the probability that total amount obtained is at least। अब ये at least और at most का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत बच्चे को तंग करता है। पहले तो इसे देख लेते हैं कि ओहो एक मिनट बच्चों, पहले तो हम इसे देखते हैं कि एट लीस्ट और एट मोस्ट का केस क्या है। एट लीस्ट होता है कम अज कम, कम अज कम मतलब जो उसने बता दी है वो उससे नीचे नहीं जा सकते। कम अज कम, एट लीस्ट, कम अज कम 4000। उसने जब ये बोला है कि एट लीस्ट 4000, इसका मतलब है कम अज कम 4000
और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये लोअर लिमिट बता दी है, ये लोअर लिमिट बता दी है कम से कम कह के कि कम से कम इतना होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि कम से कम यार 3 घंटे तो पढ़ो, इसका मतलब क्या है, एट लीस्ट 3 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। आप इससे ज्यादा पढ़ लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 3 घंटे तो पढ़े। जब ये कम से कम का मतलब है तो ये हमने लोअर लिमिट बता दी, आप उससे ऊपर जा सकते हो, लेकिन एट मोस्ट का मतलब है कि हमने मोस्ट जो सबसे ज्यादा है यानी कि अपर लिमिट है, हमने आपको वो बता दी है कि यहां तक जाना है, इससे नीचे आ सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं कहूं कि आप ज्यादा से ज्यादा 8 आवर्स पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि आप 1 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, 2 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, 3 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 आवर्स तक पढ़ सकते हैं। लेकिन एट मोस्ट 8 आवर्स का मतलब यह है कि आप 8 घंटे तक पढ़ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं पढ़ सकते, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, इससे कम पढ़ सकते हैं। तो क्या एट लीस्ट और एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ज्यादा से ज्यादा, अगर हमने ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं तो वो एट मोस्ट, और कम से कम वो एट लीस्ट। ले जी, अब आते हैं हम इसकी तरफ। क्वेश्चन में वो कहते हैं एट लीस्ट RS 4000, कम से कम 4000। कितने नोट का? 4 नोट का। सर सबसे पहले तो मैं ये लिख लूं कि 100 नोट्स में से मैंने 4 नोट सेलेक्ट करने हैं। अब कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि वो 4 नोट मैं कौन से सिलेक्ट करूंगा? 300 वाले वो 500 वाले करूंगा या 1000 वाले करूंगा? जी बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। 4 नोट हम जो पिक करेंगे वो 1000 वाले ही करेंगे, क्योंकि उसने कहा कि एट लीस्ट कम से कम 4000। सर अगर मैं 3 नोट 1000 वाले कर लेता हूं, एक नोट मैं सिलेक्ट कर लेता हूं 500 वाला, तो ये तो मेरा क्या हो गया, कम हो गया, 3500 हो गया। उसने तो लिमिट लगाई है 4000 की, तो हम क्या करेंगे, हम चारों के चारों नोट 65 में से लेंगे। तो मैंने 65 कॉम्बिनेशन 4 और रिमेनिंग 35 में से कोई नोट भी नहीं होगा, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि एट मोस्ट एट लीस्ट का केस जो है वो समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर पैसा ही पैसा हो गया। उसमें वो कहते हैं 65 अभी भी आपके पास नोट्स हैं 1000 वाले, अभी भी मैं आपको 1000 वाले 65 नोट्स भाई दे रहा हूं, और 35 वाले वो 35 नोट्स में आपको 500 वाले दे रहा हूं, संभाल के रखिएगा। लेकिन रखने कहां पे, वो कहता सेव में रखे हुए हैं। अब इनमें से आपने 100 नोट्स में से आपने 4 सिलेक्ट करने हैं, और वो 4 सिलेक्ट करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल अमाउंट ऑब्टेन इज लेस देन 3000। आपकी अमाउंट लेस देन 3000 होनी चाहिए जबकि आप 4 नोट सिलेक्ट कर रहे होंगे। सर अब मुझे कॉम्बिनेशन बता दें कि कैसे कैसे आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि आप 1000 वाला ले लें, और 1000 वाला ले लिया, और आपने 3 500 वाले ले लिए, तो क्या हुआ, 1000 और 1500, ये आपका आंसर बन गया 2500। क्या ये लेस देन 3000 है? बिल्कुल है। एक केस तो सर ये बन जाएगा। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे में अगर मैं कहूंगी भाई मैं चारों के चारों नोट, या ऐसा करता हूं
लेस देन, या ऐसा कर लेते हैं कि 1000 वाले मैं 2 नोट निकाल लेता हूं, 500 वाले मैंने 2 नोट निकाले, मेरे टोटल 4 नोट पूरे हो गए, यहां पर भी टोटल 4 नोट पूरे हो गए, लेकिन यहां पर 2000 और यहां पर भी 1000, लेकिन आंसर क्या आया 3000 4 नोटों का। उसने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि इज इक्वल 3000, उसने कहा लेस देन 3000, 3000 से कम होने चाहिए। तो क्या हम 1000 वाले 2 नोट निकाल सकते हैं? सर कभी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने 500 वाले ही चारों के चारों नोट वहां से निकाल लिए हैं, 500 वाले चारों के चारों नोट निकाल लिए हैं, तो सर ये भी 2000 आंसर बनेगा, जो कि क्या है लेस देन 3000 है। तो सर ये दोनों केस हो सकते हैं। अब हम इन्हें कैसे करेंगे? अब ये कल वाला एक क्वेश्चन जब मैंने कहा था कि एक क्वीन निकाल लें एक एस निकाल लें, तो सर या उसमें यह था कि या क्वीन और एस आ सकते हैं या एस और क्वीन आ सकती है, ये था कि नहीं। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट आज हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखिए जी, पहले आ जाएगा कि हमने एक नोट निकाला 65 वाले में से, पहले मैं ये कर रहा हूं मल्टीप्लाई, अब मैंने दूसरा नोट निकाला 35 में से रिमेनिंग 4 नोट निकाल लिए। सर ये एक केस मेरा ओके हो गया है कि ये भी हो सकता है, या क्या हो सकता है जब मैंने वर्ड बोला और ये भी हो सकता है, और का मतलब होता है प्लस। अब क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अब सर 65 में से कोई भी नोट नहीं निकलेगा, 35 में से चारों के चारों नोट निकलेंगे, और यहां पर टोटल नोट कितने हैं 100, इसमें से निकालने कितने हैं 4, तो सर इसका आंसर ले लें, आपका आंसर आ जाएगा जी। यहां तक इस केस में किसी बच्चे को कोई मसला? नो सर। अच्छा, कल आप लोग ऐसे हैं कि आप लोगों ने भी नहीं बताया कि सर जो क्लास है वो 8:30 बजे तक है। मुझे ये था कि शायद 8:15 तक क्लास है, 8:15 तक, तो मैंने 8:15 पे एंड कर दी, 8:15 पे, और आप लोग भी खुश हो रहे होंगे। लेकिन आज 8:30 से पहले मैं आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला। लेकिन ये याद रखिएगा 15 मिनट आप लोगों ने मेरे एक्स्ट्रा कल ले लिए हैं, मीन्स के मुझसे चोरी कर लिया आप लोगों ने 15 मिनट, वो मैं एक्स्ट्रा लूंगा आप लोगों के 5-5, 7-7 मिनट करके। 35 से 3 निकले हैं, सॉरी नहीं बच्चे, यहां से यहां आएगा 3, बिल्कुल ठीक बच्चे ने बताया, यहां पे आएगा 3, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, बुक्स का क्वेश्चन आ गया। वो कहता है जी अ बुक केस कंटेन 6 मैथ बुक्स, मेरे पास 6 मैथ बुक्स हैं एंड 12 अकाउंटिंग बुक्स। इफ अ स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट 2 बुक्स, अब टोटल बुक्स कितनी है? 6 मैथ की प्लस 12 अकाउंटिंग की, 18 टोटल बुक्स हैं, जिनमें से 2 सिलेक्ट करने जा रहा हूं मैं। मतलब क्या है कि यहां पर अगर मैं लिखूं कि टोटल 18 में से 2 सिलेक्ट करनी है, यहां तक ये बात तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब मसला रह गया ऊपर वाला, then find the probability that the both of them are math books और, अब उसने बोला और अकाउंटिंग बुक्स, वो दोनों की दोनों मैथ की भी बुक्स हो सकती हैं, या वो दोनों की दोनों किसकी हो सकती हैं? अकाउंटिंग की हो सकती हैं। सर अगर मैं ये कहूं कि जब दोनों की दोनों मैथ की होंगी तो क्या होगा? 6 में से C2 और 8 में से कोई भी बुक नहीं होगी, और प्लस का निशान,
यहां पर क्या होगा, जब दोनों की दोनों अकाउंटिंग की होंगी तो सर मैथ में से कोई भी नहीं आएगी, अकाउंटिंग में से वो दो बुक्स होंगी, तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। इसकी डायरेक्टली किसी बच्चे को समझ ना आई हो वो बता सकता है, नहीं तो मैं इसका टेबल बना के भी आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए ना, मोहम्मद एहसन 18 टोटल है, टोटल 18 में से दो सिलेक्ट करनी है, और जो वो दो सिलेक्ट करने जा रहे हैं, पहली जो ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 यहां पर है, पहली में वो कहता है बोथ आर मैथ बुक्स। सर मैथ की टोटल कितनी है 6, अकाउंटिंग की टोटल कितनी है 12, तो सर जो मैथ की वो दो बुक्स निकालनी है तो वो इन 6 में से ही हो सकती है ना, वो अकाउंटिंग बुक में से तो नहीं ना होगी, तो सर अकाउंटिंग की बुक में से कोई भी बुक नहीं होगी, ये पहला क्लियर हो गया। दूसरे में वो कहता है दोनों की दोनों अकाउंटिंग की होनी चाहिए, तो सर जब दोनों की दोनों अकाउंटिंग की होगी तो मैथ में से कोई भी नहीं आएगी, अकाउंटिंग में से दो बुक्स आएंगी जो कि हमने यहां पर ली हुई। इसी टेबल से देख लेते हैं, मैं कहता हूं कि मैथ अकाउंटिंग, मैथ की 6 बुक है, अकाउंटिंग की हमारे पास 12 बुक्स है, टोटल बुक्स 18 है। अब दोनों की दोनों मैथ की होनी चाहिए, दो सिलेक्ट करनी है और दोनों की दोनों मैथ की होनी चाहिए, तो सर अकाउंटिंग की फिर 0 होगी। एक केस तो ये बन गया, या दो सिलेक्ट करनी है और दोनों अकाउंटिंग से हो तो फिर सर इसका मतलब है मैथ से कोई भी नहीं आएगी, दूसरा केस ये होगा, तो सर पहला केस मैंने ये लिखा और दूसरा ये लिखा है। सॉरी, यहां पर 12/, जी किसी बच्चे को कोई मसला? सर लिख लिया है, 8 की जगह मैंने 12 लिख लिया है, मेरे पास अरेजर है, मैं अरेज करके लिख सकता हूं। नहीं जी, मेरा ख्याल है इसकी प्रैक्टिस बहुत हो गई है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूं कि 2 रेड बॉल है इस बैग में, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू बॉल्स है, दोनों इनको ऐड करें तो टोटल 7 बॉल्स बनती हैं। अब इन 7 में से आपने 2 बॉल्स को निकालना है और बतानी है नन ऑफ द बॉल इज डन इज ब्लू, इनमें से कोई भी बॉल जो है वो ब्लू ना हो, तो सर ब्लू कितनी है 2, इनमें से कोई भी ना हो तो रिमेनिंग फिर जो 2 आप निकाल रहे हैं वो इन 5 में से होंगी और टोटल आपके पास 7C2 हो जाएगा। सर इतना सा क्वेश्चन था, ये बैटरीज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने कीबोर्ड का क्वेश्चन किया है, हमने डिफेक्टिव एग का क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही बैटरी का क्वेश्चन है। उसके बाद बल्ब का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कीबोर्ड और बैटरी वाले क्वेश्चन की तरह, डिफेक्टिव एग वाले क्वेश्चन की तरह सेम वो ही है। इसके अलावा ये बर्थडे केक का है, सर ये पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल सेम वो ही, बिल्कुल सेम केस वैसे ही है, जस्ट क्वेश्चन की नेचर चेंज की है, और इसी तरह ही ये जो फ्लावर वाला क्वेश्चन है वो भी सेम है। क्या आप लोग ये कर लेंगे? तो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करूं। जी ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
स्लाइड ओपन नहीं हो रही, 1 मिनट वेट कीजिएगा। बच्चे मुझे क्लास तो एंड कर लेने दें, कर दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसी वजह से आज मैंने स्लाइड पे क्लास पढ़ाई है, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये फाइल्स जो है वो शेयर कर सकूं। देखिए नेक्स्ट आ गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक तो है विद रिप्लेसमेंट। हमने दूसरा उसकी प्रॉपर्टी में बात की थी कि वो विद आउट रिप्लेसमेंट का केस था, लेकिन बायनोमियल जो है वो विद रिप्लेसमेंट है और इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्रोबेबिलिटी नॉट चेंज एट ईच एवरी ट्रायल। जब ये किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता तो इसकी प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल की क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसमें भी 2 आउटकम्स होंगी और एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर अ डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म विच इज लेस देन 20। उसमें था कि आप इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते, एक लिमिटेड नंबर तक रहकर उसे क्या कर रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं। और यहां पर उसने आपको नंबर मेंशन कर दिया है कि आप जो है वो 20 नंबर्स तक, लेस देन 20 तक अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। एन हमेशा लेस देन 20 होगा। जहां पर आपको एन लेस देन 20 मिले, मतलब के क्वेश्चन बायनोमियल का एक हिंट मिल गया है। दूसरा हिंट क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा 5% से ज्यादा होगी। एक हिंट क्या है कि आपका n जो है वो 20 से अब लेस रहेगा, और दूसरा ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा होगी। सर इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे, एक n और दूसरा p। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा मीन। n मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू मीन, जो कि इसकी एक प्रॉपर्टी भी है कि मीन को अगर निकालना है तो जितने भी नंबर्स हैं जो कि लेस देन 20 होंगे और जो भी p निकला है जो कि ग्रेटर देन 5% होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। सर इसके अलावा वेरिएंस n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। अब ये q क्या है, जो p आपकी सक्सेस निकलेगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास q का आंसर आ जाएगा। और सर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो इसे हम जो है वंडर रूट में ले लेंगे। ये कुछ बातें। और इसमें हमेशा जो मीन है उसका आंसर इसके वेरिएंस से ज्यादा आता है। और ये एमसीक्यूज के लिए आप इसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये भी एमसीक्यूज के लिए आप अगर थ्योरी में कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसके लिए भी इसे रीड कर सकते हैं। अब तो खुश हो गए, लेकिन हिंट क्या है, P इज गिवन इन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। आपको हमेशा क्वेश्चन में P गिवन होगा, किसकी शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। और जब P गिवन होगा तो भाई हम P से अंदाजा लगा लेंगे कि वो जो सक्सेस दे रहा है क्या ये मोर देन 5% है, ग्रेटर देन 5% है। अगर तो है तो क्वेश्चन किसका है, बायनोमियल का। और अगर नहीं है तो फिर किसका होगा, वो नेक्स्ट जाके डिस्कस करेंगे कि किसका होगा। इसका फॉर्मूला, सर फॉर्मूला में वो n कॉम्बिनेशन x। अब ये n क्या है, जो भी एक्सपेरिमेंट के नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कि कितनी दफा हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट में जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो हमारी x है। और p क्या है जी,
सक्सेस है, और 1 माइनस पी क्या है, फेलियर है, जिसे कि हम क्यू भी कहते हैं। और ये n माइनस पी क्या हो जाएगा, जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसमें से जो हमें रिक्वायर्ड है वो माइनस कर देंगे, तो हम उसकी पावर ले लेंगे। सर ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तक तो ये देखें बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसे बना हुआ है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, लेकिन हम इसे इंशाल्लाह इजी वे में ले जाएंगे। तो ये बातें मैंने आपको बता दी कि बायनॉमिनल ये प्रोबेबिलिटी को शो करेगा, और उसके बाद x नंबर ऑफ टाइम्स जो भी हमें रिक्वायर्ड है, और n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मींस के जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। p से क्या मुराद है जी, सक्सेस है, और n से नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो है। अब इसे ओके करते हैं और आगे प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं जी। ले जी, यहां से अंदाजा लगा लें कि ये इशारा क्या है कि कोइन को टॉस कर रहे हैं। सर 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन। एक कॉइन टॉस कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कॉइन टॉस कर लिया। क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कि 4 कॉइन को टॉस करने से टोटल आउटकम्स कितनी बनती है? टू की पावर 4 ले ले तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सर, इसकी 16 आउटकम्स बनती हैं। बनाने बैठने से बेहतर है कि आप क्या करें कि टोटल आउटकम्स कितनी है, 2 है सर, 2 टोटल आउटकम्स है। कितनी दफा कॉइन को टॉस किया, 4 टाइम, तो आंसर आ जाएगा जी 16। ये टोटल आउटकम्स हैं 4 कॉइन को टॉस करने की। सर हमने एक कॉइन को 4 टाइम जो है वो टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज हेड। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर प्रोबेबिलिटी की बात, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज में तो वो कहता था कि n जो है वो लेस देन 20 रहेगा। ये बात तो ओके हो गई। p 5% से ज्यादा रहेगा, ये बात भी देख लेते हैं। लेकिन उसने कहा था कि p भी मेंशन होगा क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी भी मेंशन होगी क्वेश्चन में। सर यही तो हमने अगर देख लिया या फाइंड कर लिया तो समझे कि हमारा क्वेश्चन तो हो गया, बायनोमियल की हमें समझ आ गई। तो देखें क्या होगा, वो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सर इसमें से ये 4 कॉइन क्या शो करवाता है, 4 कॉइन ये बताता है कि एक्सपेरिमेंट 4 टाइम हुआ, n आ गया। सर यहां पर 1 क्या शो करवाता है कि मुझे एक हेड चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू 1 चाहिए, लेकिन n भी आ गया, x भी आ गया, क्योंकि फॉर्मूला में हमें क्या चीजें चाहिए, n c x मल्टीप्लाई p की पावर n मल्टीप्लाई q की पावर n माइनस x। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देख लीजिए पिछली स्लाइड में हमने यही फॉर्मूला पढ़ा कि p की पावर, सॉरी यहां पर x है, तो यही हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब यहां पर n भी आ गया, x भी आ गया, p रह गया। सर p बिल्कुल जो हमारा x है उसके साथ वो मान क्या रहा है, हेड। तो सर हेड के आने के कितने चांसेस होंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो सर हेड के आने के 50% चांसेस होते हैं, जो कि ग्रेटर देन 5% है। तो क्या ये भी प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो गई और हमारा p भी निकल आया? अगर तो सर निकल आया है तो इसका वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4c x की जगह 1, उसके बाद 0.5 उसकी पावर 1 और 0.5 और 4 माइनस 1, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद सर भाई बता रहे हैं जी कि 0.5 इसका आंसर है। सर दूसरा है 2 हेड।
अब इसका मतलब है कि मेरे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 है। बाकी तमाम का तमाम फॉर्मूला क्या है जी, सेम है। जहां जहां पर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी, वहां वहां पे अब क्या कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा। तो सर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा इसी तरह 3 हेड की भी करें, 4 हेड की भी करें, मतलब ऑल हेड की भी, और 9 हेड की भी करें। ये आपका ऐसे कह लें कि एक होमवर्क है और यहां पर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा शॉर्टकट ना बता दूं मैं आप लोगों को जिससे आप तमाम की तमाम एक साथ ही निकाल लें? थ्री वाले का आंसर निकला जी 0.375। अच्छा जी, ये आप सोल्व करें। अब इसमें अगेन चले वो सेकंड का आंसर है ये 0.375। अब देखिए जी, अ कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम। क्या ये आप क्वेश्चन कॉइन के केस में वहां पर सॉल्व कर सकते थे इसके आउटकम्स बना के? नहीं सर, वहां से हमने जस्ट कॉन्सेप्ट लिया और यूटिलाइज कर रहे हैं इस चैप्टर में। अ कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम, हम 7 टाइम उसे टॉस कर रहे हैं, मींस के एन कितना है जी, 7 है। उसके बाद वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स। अब x कितना है, 3। p कितना है सर, हेड की बात की है, तो सर हेड के आने के चांसेस 0.5 होते हैं या 50% होते हैं। तो सर अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 7c3 0.5 की पावर 3 एंड 0.5 की पावर 7 - 3। इसका आंसर जो है वो आप निकाल लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, यहां पर भी 7 दफा कॉइन का टॉस किया है और वो x क्या मांगता है, वो कहता है x डेट एट लीस्ट कम अज कम 4 हेड इज अपेयर। कम अज कम कितने हेड होने चाहिए, 4। मींस के x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7। क्या ये आप अब 1 बाय 1 उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे या कोई इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आता है? सर अगर ये भी केस एक बन सकता है, 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। क्योंकि जो इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो वो तो 1 की इक्वल होगा। तो सर मैं 1 माइनस अगर ये भी करूं तो आंसर इसका आ जाएगा, बट ये भी 4 वैल्यूज हैं, ये भी 4 वैल्यूज हैं। क्या मैं इन्हें 1 बाय 1 x की जगह पे वैल्यूज पुट करके 4 टाइम अलग अलग आंसर निकाल के फिर उनको ऐड करूं, या कि इससे बेहतर कोई एक फॉर्मूला होगा जिससे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि इसका कोई एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कुछ 3-4 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए। बता दें, बता दें। साधनुद्दीन, वेरी गुड। इसके अलावा कोई बच्चा?
जिनको नहीं आता वो भी बता दें ताकि मैं फिर आप लोगों को बता दूं, वरना मैं वो कहते हैं जो बाय डिफॉल्ट अज्यूम यही करूंगा कि फिर सबको आता है, तो जिनको नहीं आता कम से कम वो भी बता दें। ओके, अपने कैलकुलेटर अपने पास रख लें। जो जो स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं वो अपने कैलकुलेटर अपने पास रख लें, कैलकुलेटर अपने पास रख लें, और अगर रख लिए हैं तो इन्हें ऑन कर लें। जिन बच्चों ने कैलकुलेटर ऑन कर लिया है सर, वो सबसे पहले ऊपर देखें कि स्क्रीन के ऊपर स्टैट लिखा है। अगर स्क्रीन के ऊपर स्टैट नहीं लिखा तो वो मोड का बटन प्रेस करें और फिर नंबर 3 प्रेस करने के बाद इज इक्वल प्रेस कर दें। अगर स्क्रीन के ऊपर स्टैट नहीं है तो इस स्टैट को लाने के लिए मोड प्रेस करें, मोड के बाद आप 3 को प्रेस करें और इज इक्वल प्रेस करेंगे तो आप स्टैट के मोड में आ जाएंगे। अब आपके कैलकुलेटर का मूड स्टैट का हो गया है, अब वो कहता है भाई मुझसे स्टैट करवा लो। अब आप उससे स्टैट करवाएंगे, आप कहेंगे जी शिफ्ट प्रेस करो। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करने से आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसा स्क्रीन नजर आ रही है। उस स्क्रीन के नंबर 7 पे जाएंगे, जिनके अच्छे वाला कैलकुलेटर है नंबर 7 पे जाएं तो उनको टेबल लिखा नजर आएगा। सर साथ साथ आपने वो बताई भी जाना मुझे मैसेज पे कि समझ आ रही है। 7 लिखा नजर आएगा, आप 7 को प्रेस कर देंगे। सर 7 को प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा होगा। सर अब ये इंटरफेस आपके सामने नजर आ रहा है आपको। अब इसमें आप लोगों ने फॉर्मूला पुट करना है, और वो फॉर्मूला क्या है सर? सेम वही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, लेकिन अभी पुट नहीं करना, वो मेथड बताऊंगा कैसे पुट करना है। अब यहां पर आपने फॉर्मूला पुट करना है। सर अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास n क्या है? 7। आप 7 पुट कर देंगे, लेकिन x की जगह पर आप जो है वो अल्फा एल राइट ब्रैकेट ही लिखेंगे, मतलब x की वैल्यू x लिखेंगे अल्फाबेट में, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने 7 1 लेना है, 2 लेना है, या 3 या 4 लेना है। उसके बाद पॉइंट मींस के मल्टीप्लाई या ब्रैकेट लगा लें। अंदर आप प्रोबेबिलिटी देखें जो कि आपकी 0.5 बनती है हेड की, और यहां पर भी x ही लिखेंगे अल्फा में। फिर q की वैल्यू 0.5 और n कितना है 7 माइनस x लिखेंगे। जी आपने क्या करना है, मोड प्रेस करने के बाद 7 पे आपके सामने एक टेबल नजर आएगा, 7 इज इक्वल टू टेबल। वो आप 7 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। अब उस इंटरफेस के सामने आपने ऐसा फॉर्मूला लिखना है, लेकिन इस शक्ल में लिखना है। आपने x की वैल्यू को x ही लिखना है, वहां पे अल्फा x लिखना है, मतलब अल्फाबेट में लिखना है, क्योंकि हमें x का नहीं पता कि हमने x क्या रखा है, 4 रखा है, 5 रखा है, 6 रखा है या 7 रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये x को x ही रहने देंगे, और जहां जहां पर x आएगा वहां वहां पर हमने उसको x ही छोड़ देना है। मैं भी साथ में इसकी वैल्यूज पुट करने लगा हूं। आप लेकिन ये बच्चों वैलिड तब है जब आपको एट लीस्ट या एट मोस्ट का केस पूछे।
अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। अगर तो वो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स पूछ रहा है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा पूछे, एटलीस्ट एट मोस्ट पूछे, तो फिर आपको ये जरूरत है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। ले जी, ये लिखने के बाद ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल प्रेस करना है। जैसे ही ये लिखेंगे इज इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, स्टार्ट, और नीचे लिखा होगा 1। आप कुछ नहीं करेंगे, वहां पर आप प्रेस करेंगे, आप अपनी पहली वैल्यू जो कि कहां से स्टार्ट हो रही, 4 से, क्योंकि वो कह रहे हैं एटलीस्ट 4, कम से कम 4 आए, तो आप 4 प्रेस करेंगे। 4 प्रेस करने के बाद इज इक्वल प्रेस करेंगे तो आगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड का। वहां पर 5 लिखा है ऑलरेडी, लेकिन आपने उसे इग्नोर करना है। आपका एंड कहां पे हो रहा है, 7 टाइम पे हो रहा है, तो आप वहां पर 7 लिखेंगे और 7 लिखने के बाद इज इक्वल प्रेस कर देंगे। फिर पूछेगा स्टेप 1, फिर इज इक्वल प्रेस करें तो आपके सामने कुछ वैल्यूज आ जाएंगी उसकी फ्रीक्वेंसीज की। कितने बच्चों का ये हो गया है? अगर नहीं हुआ तो मैं अगेन जो है इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बना के, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, इसे अगेन देखें। आपके पास अब x4, x5, x6, x7 तमाम की तमाम वैल्यूज आ गई हैं और वो वैल्यूज को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, जिस बच्चे का एरर आया है उसने कहीं ना कहीं पर ब्रैकेट में मिस्टेक कर दी है, मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाया या कोई ब्रैकेट में मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से ये एरर आया है। वो उसे अगेन जो है वो सॉल्व करे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ऐसे करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा। ले जी, ये तो इसका शॉर्टकट वो भी हमने कर लिया। अब डाइस के रोल में भी डाइस भी आ सकता है। ये देखें, बच्चे ने कर लिया, साद नदीम ने, बहुत फास्ट हो यार। अब एक डाई है, उसको रोल किया है हमने कितनी दफा, 6 टाइम। तो सर जब हमने उसे 6 टाइम रोल किया है तो मैं एमसीक्यूज पूछ सकता हूं कि अगर मैं 6 टाइम किसी चीज को रोल करूं तो मुझे बताएं कि कितनी आउटकम्स आ सकती हैं। एमसीक्यूज आई क्या भी पूछ सकता है कि एक डाइस को रोल किया है 6 टाइम, तो टोटल आउटकम्स 6, रोल किया है 6 टाइम, आंसर आ जाएगा 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6। तो 7 पुट करें ना यार, वीडियो देख लें एक दफा, उसके बाद जो फिर भी इशू हो तो फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि आज हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक जाना था, जबकि टाइम हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। लेकिन इसको मैं इसलिए स्कूल से लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। आईकैप पेपर यहां से पूछ भी सकता है, अगर यहां से नहीं पूछेगा तो फिर हाइपर ज्योमेट्रिक जो हम पहले करके आ चुके हैं वहां से पूछ लेगा, और बहुत कम केसेस होते हैं कि वो पाइथन से पूछे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी वो पूछ लेता है। अब फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 5 अपीयर्स। 2 का मतलब हमारे पास 6 टाइम है, मींस के n इज इक्वल टू 6, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, x इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो किसकी, 5 अपीयर, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो सर 5 एक दफा ही आ सकता है, कितनी आउटकम्स है टोटल, 1/6, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, p आ जाएगा 1/6। तो फिर सर q क्या बनेगा, सर q बनेगा 5/6। किसी बच्चे को ये 1/6 और ये 5/6 की समझ ना आई हो कि 6 आउटकम में से 5 आने के चांसेस कितने, तो सर 5 एक ही है, तो वो 6 में से एक दफा ही आ सकता है। सर अब इसे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, 6 2 1/6 2 1 5/6 6 - 2, हमारा आंसर आ जाएगा। ले जी,
आई थिंक फिर आपको बाइनोमियल अब क्लियर होनी चाहिए। और जहां पर भी आपको यह पता चल जाए कि नंबर लेस देन, अगेन बता रहा हूं कि नंबर लेस देन 20 है तो बाइनोमियल, और प्रोबेबिलिटी साथ में यह भी मैच होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, नंबर 20 से कम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा होनी चाहिए, तो बाइनोमियल का सवाल है। और अगर इनमें से कोई एक हो और एक ना हो तो जज्बाती नहीं होना, इसको नॉर्मल हम जाके पढ़ते हैं नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में। किसी बच्चे ने अगर पढ़ा हो तो वेल एंड गुड, लेकिन आई कैप टेस्ट नहीं करता, वेल डन, इस पे वेल डन बनता है, क्योंकि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का आई कैप कभी भी टेस्ट नहीं करता। लेकिन हम क्लास में उसे जो है नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाते जरूर हैं कि कभी कहीं बच्चा फंस ना जाए। अब इसमें ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो बाइनोमियल आ जाएगा। अब बाकी आप जो है वो इसके खुद कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज वाला बता देता हूं। एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट गोस फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए एक बच्चा जाता है, देयर आर 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन इन अ टेस्ट। एन कितना है, 10 है, लेस देन क्या है, 20 से छोटा है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, कम से कम एक करेक्ट होना चाहिए 10 एमसीक्यूज में से, x इज इक्वल टू 1, एट लीस्ट एक, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं सर, 1b 2b 3b 4 MCQs, find the probability that at least one is correct। तो वो x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या सारे हम कैलकुलेट करेंगे? नहीं सर, हम x इज इक्वल टू 1 कर लेते, 0 कर लेते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, इज इक्वल टू 1 ही होती है होने और ना होने के चांसेस की। अच्छा, अब इसमें से हमने देखना क्या है सर, हमने एटलीस्ट 1 इज करेक्ट, कम से कम एक करेक्ट होना चाहिए। सर एक करेक्ट होना चाहिए एमसीक्यूज, सर एमसीक्यूज टोटल 4 होते हैं, उनमें से एक सही होना चाहिए, तो 1/4 इसकी पी आ जाएगी। और क्यू क्या हो सकता है, 3 ऐसे होंगे जो नहीं ठीक होंगे, एक ही उसमें से ठीक होगा। सर अगर यही क्वेश्चन ट्रू फॉल में होता तो फिर क्या होता, 1/2 और 1/2 होने और ना होने के चांसेस क्या होते, सेम होते, होने और ना होने के चांसेस क्या होते, सेम होते। लेकिन ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज 4 होते हैं, 4 में से एक ठीक होगा और 3 गलत होगा। सर ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज में एक टीवी चैनल है, वो कंडक्ट करता है एक पोल रिगार्डिंग, वो कहते हैं 80% वाज इन सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, 80% ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के हक में है, 10% वर अगेंस्ट एंड 10% वर अनडिसाइडेड। 10% डिसाइडेड है कि नहीं जाएंगे, और 10% अभी डिसाइड ही नहीं किया कि भाई वो किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो 80% एग्जैक्ट पता है कि वो इसके हक में है। सैंपल ऑफ 10 पीपल इज टेकन, हमने n ले लिया 10 जो कि लेस देन क्या है, 20 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 8, कम से कम 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सर कम से कम 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। विल सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन, सर x भी आ गया, n भी आ गया, p लेके आना है। अब p में हमें यह पता है कि 80% उसके हक में है, 10% खामोश है, 10% अगेंस्ट में है, कौन सा ले? सर टेंशन वाली बात ही नहीं है, पूछा गया हुआ सपोर्ट हक में कौन से हैं, और मैंने कहा था कि p हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होगा इन दी फॉर्म ऑफ सक्सेस। तो सर कंस्ट्रक्शन के हक में कितने लोग हैं, 80% हक में है, तो यही हमारा P है, और Q क्या हो जाएगा फिर 20% Q हो जाएगा। सर बाकी बिल्कुल सेम वैसे ही है,
आप इसे कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 8 to 10 तक, स्टार्ट 8 से करें एंड 10 तक करें, या आप इसे 1 by 1 x की वैल्यू भी पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला बता दें यार, बता दें, क्योंकि आगे एक टॉपिक रह गया पाइथन का, उसे भी कर लें। तो बच्चा थका तो नहीं है, या थका हो अका हो क्लास से, क्योंकि मैं ये रिवीजन क्लास है, कोई मजाक तो कर नहीं रहा कि जिससे बच्चा कहे कि सर बहुत फ्रेश है, वरना मेरा जो मूड है, जो मुझसे फिजिकल पढ़े हुए हैं, चाहे आपकी क्लास में आई थिंक तो नहीं है, लेकिन उनको पता है कि मैं क्लास में बहुत कम जो है पढ़ाता हूं। मतलब कम से मुराद ये है कि 10 मिनट पहले मजाक के होते हैं, उसमें बच्चे को फ्रेश कर देना माइंड, उसके बाद बच्चे को जो है इसमें लेके चलना, और जहां पर वो बोर होना स्टार्ट हो दोबारा फिर उसके साथ हंसी मजाक में शुरू हो जाना। ले जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करें। 10 से 15 मिनट की वो उसकी होगी, 10 मिनट में आई थिंक हम इंशाल्लाह उसे क्लियर कर लेंगे। ये खत्म नहीं हो रहा। देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन वाले पॉइजन पढ़े और पॉइजन वाले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। सर इसकी प्रॉपर्टीज में वो कहता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट अभी तक हमने दो पढ़े हैं, एक बायनोमियल और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, बट डिफरेंस कहां पे आएगा, वैल्यू ऑफ P इज लेस देन 5%। जहां पर इसकी P लेस देन 5% नजर आए तो समझें कि ये किसका क्वेश्चन है जी, ये हमारा पॉइजन का क्वेश्चन है। और n ग्रेटर देन 20% हो, मींस के एक्सपेरिमेंट 20% 20 नंबर से ज्यादा हो या 20 तक हो तो हम ये कहेंगे कि ये किसका है, पॉइजन का क्वेश्चन है। और इट हैज ओनली वन पैरामीटर जो कि क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। और उसमें हमने कहा था कि उसके दो पैरामीटर हैं, एक n एक p, और उसका मीन हमेशा ग्रेटर होता है वेरिएंस से। ये मैं बायनोमियल के साथ कंपैरिजन इसका करवा रहा हूं रेड के साथ, और जो ब्लैक में है वो इसकी अपनी हकीकी रियल प्रॉपर्टीज है। और इसमें वेरिएंस हमेशा क्या होता है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। और इसमें एक ही पैरामीटर होता है जो कि किसका है, मीन का है। ले खुश हो गए, हिंट दे देता हूं, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेन नहीं होता, वाजिया नहीं होता, और ये बहुत रियर केसेस में होता है।
बहुत रेयर केसेस में होता है और अनसर्टेनिटी होती, वाज़ेह नहीं होता, पता नहीं चलता कि ये चीज कब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट का किसी को कोई इल्म नहीं है कि कब हो जाए सर, और ये रेयर केसेस में होता है। रोजाना एक्सीडेंट, हर बंदे का रोजाना एक्सीडेंट नहीं होता, किसी एक अद का एक्सीडेंट होता होगा, लेकिन हमारा हर रोज एक्सीडेंट नहीं होता। डेथ का केस किसी को नहीं पता कि कब मरना है सर, ये भी अनसर्टेन है। जहां पे कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो बहुत रेयर केसेस में है या अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सर उन्हें हम किस में डिस्कस करते हैं, पाइजोन में करते हैं। अभी किसी की कोई कॉल आ जाए तो सर कॉल का कोई टाइम है, सर्टेन है, नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप लोगों ने कोई टाइम सर्टेन किया है कि सर इस टाइम पे तो आनी ही आनी है, क्लास नहीं ले सकते, तो सर वो इस केस में वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन कॉल का कभी भी कोई भी पता नहीं चलता कि कब आ जाए, तो वो भी अनसर्टेन है। अब हैरान परेशान हो गए फॉर्मूला को देख के। इसका फॉर्मूला सर एक्सपोनेंशियल की पावर म्यू, या म्यू इसे बोलते हैं, म्यू से इसे रिप्लेस कर लें। अब म्यू अगर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि मीन अगर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो सर आप आई कैप का जाके सबसे पहले क्या करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आपको किसी किस्म की कोई भी मेहनत, कोई काविश नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट वैल्यूज को उठाएंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। लेकिन अगर वैल्यूज गिवन नहीं होती तो फिर आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सर फिर उसके लिए एक फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। फिर एक फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा जो कि क्या है, मीन का फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई पी। फिर आपको क्वेश्चन में एन गिवन होगा और पी भी गिवन होगा, जो कि अभी हमने बात की कि एन जो है वो ग्रेटर देन 20 होगा और पी जो है वो लेस देन 5% होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वही आंसर इसका होगा। तो सर ये भी होगा, या डायरेक्ट मीन आपको मेंशन कर देगा। और नंबर 3 पे आपको यूनिट्स इसमें सेम करने होंगे, बाज़ औक़ात वो यूनिट आपको डिफरेंट दे देगा। तो सर ये 3 चीजें सबसे पहले आपने जाके पाइथन में देखनी है। सबसे पहले तो ये देखें कि नंबर 20 से लेस है या ग्रेटर है। सर अगर तो लेस है तो आप बाइनोमियल में जाएं और साथ में प्रोबेबिलिटी भी देखें कि प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा है, नंबर 20 से कम है, तो बाइनोमियल, चुप करके बाइनोमियल लगा दें। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 5% से कम है, नंबर 20 से ज्यादा है, तो फिर किसका है, पाइथन का है। फिर देखें मीन गिवन है, शुक्रिया आई क्या, नहीं है तो फॉर्मूला से निकाल लें। फिर भी अगर यूनिट में दिया है तो यूनिट भी सेम करें। सर क्वेश्चन से देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आई पहले एक दफा, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं। अब क्वेश्चन में वो क्या कहता है, एवरेज नंबर ऑफ कार इज 1.5। सर एवरेज नंबर उसने पहले ही बता दिया, उसने मीन हमें खुद से बता दिया कि मीन क्या है, 1.5 है। कैलकुलेट दी proportion of days in which 2 cars are demanded। अब 2 cars का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 2। वो कहते हैं एवरेज कार की 1.5 है और 2 कार हम डिमांड कर रहे हैं। देखिए जब उसने एवरेज मेंशन कर दिया तो हमें अब वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अब यहां पर फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा कि x की एक्सपोनेंशियल पावर 1.5 जो कि मीन उसने गिवन किया है, मल्टीप्लाई उसके बाद 1.5 की पावर
x आ जाएगा 2 और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इससे हमारा पाइथन का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। और अगर वो कहता है जीरो का मींस x इज इक्वल टू 0 कहता है तो एक्सपोनेंशियल पावर 1.5 और 1.5 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है सर? फैक्टोरियल का मतलब वो होता है जैसे 2 है तो इससे पीछे प्रीवियस जितने भी नंबर हैं उनको लिख के आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। जैसे 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये आई कैप का क्वेश्चन भी है, कभी कभार वो ये भी पूछ लेता है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और ये फैक्टोरियल आपके कैलकुलेटर पर मोड के बटन के बिल्कुल नीचे एक बटन आपको x की पावर -1 वाला नजर आएगा, उसके ऊपर आपको x के साथ फैक्टोरियल लिखा नजर आएगा। ये फैक्टोरियल वहां से है। जैसे अगर 4 फैक्टोरियल होता तो सर 4 फैक्टोरियल का मतलब था 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 24 आंसर होता। तो ये 4 फैक्टोरियल का आंसर था। सर अगर एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक कार तो सर कम से कम 0 भी हो सकती और x इज इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों केसेस हो सकते हैं। और इसे भी आप बिल्कुल सेम फंक्शन वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, बट जहां पर x की वैल्यू है वहां पर आप x ही लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे 0 से एंड कर देंगे 1 पे, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। सर इसका प्रॉपर क्वेश्चन आप समझ लेते हैं। अब देखें जी, वो कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ डे, एक दिन में 2% एक्सीडेंट की उसने प्रोबेबिलिटी बता दी। इफ देयर आर 100 व्हीकल्स आर यूजिंग द रोड एवरी डे देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 10 व्हीकल्स मीट एवरी डे। वो कहता है कि मेरे पास, वो मुझे बता दें कि 10 यहां पर व्हीकल्स आपस में लगे, मींस कि x इज इक्वल टू 10 उसने पूछा है, नंबर उसने 100 बताए हैं कार के, तो क्या सर ये 20 से बड़ा है कि नहीं है? और इसके अलावा उसने प्रोबेबिलिटी बताई है 2%, क्या सर ये 5% से छोटी है या नहीं है? सर ये दोनों प्रॉपर्टीज उसकी पूरी हो रही हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी मीन नजर नहीं आ रहा। अब आई कैप को शुक्रिया नहीं कहेंगे, अब हम क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई p करके अपना मीन निकाल लेंगे। सर n मल्टीप्लाई p करके मीन निकाल लेंगे मीन्स के हम 100 मल्टीप्लाई 2% करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, या कि इसको 0.02 कर ले तो फिर भी इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सर 2। सबका यही निकला है। तो मीन का आंसर निकला 2। अब इसे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर -2 की पावर x कितना है जी 10 और 10 फैक्टोरियल कर दें तो सर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन आई कैप में आते हैं अगर वो पाइथन से पूछेगा तो। सर इसके अलावा अगला क्वेश्चन, ये जी फरिश्ता आ गया है मौत का पैगाम लेके, अब कहता है जी इसमें 7 in 1000 कुछ ऐसे सर्टेन डिजीजेस हैं जो 7 in 1000 में से 7 लोगों को होती हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ ऑन द अकाउंट ऑफ दिस डिजीज, मींस के x इज इक्वल टू 2। नंबर्स कितने हैं, 400 लोग हैं, तो क्या ये 20% से ज्यादा है? जी सर 20 से ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो उसने बताई नहीं है। सर बताई है 7/1000। सर 7/1000 इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, जो कि कितनी बनती है 0.007, जो कि लेस देन क्या है सर
5% है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके n मल्टीप्लाई p निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हम फॉर्मूला में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। सर ई की जगह पर x लिखिएगा कैलकुलेटर में। सर x नहीं लिखना, ई हमारे कैलकुलेटर में मेंशन है और कहां पर है, लास्ट रो में आएंगे हम, वहां पर एक जीरो का, एक डॉट का और एक x10 ये बटन नजर आएगा। इस बटन के ऊपर रेड साइड में आपको एक्सपोनेंशियल और यहां पे ये साइन नजर आ रहा होगा, आपको ये प्रेस करना है और फिर इसकी पावर में जाकर माइनस आपको मीन लिखना होगा, एवरेज लिखनी होगी। सर नेक्स्ट कॉल्स, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। एक रिसेप्शनिस्ट में रिसीव कर रहा है फोन कॉल्स एट द रेट ऑफ 9 कॉल्स पर मिनट। हमें 1 मिनट में 9 कॉल्स आ रही हैं ऑन दी एवरेज, बात ही खत्म होगी। उसने बता दिया कि एवरेज कॉल्स जो है वो 1 मिनट में कितनी आ रही हैं, 9 आ रही हैं। तो मतलब कि 9 तो उसने एवरेज बता दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बतानी, नो कॉल मींस x इज इक्वल टू 0, जबकि मीन इज इक्वल टू 9 है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। जब 2 कॉल्स आएंगी 3, तो यहां पर x की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी और हम अपने क्वेश्चन को एटलीस्ट कम से कम 5 कॉल्स, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती, सर ज्यादा से ज्यादा 9 कॉल्स हो सकती हैं। तो x इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9। क्या ये सारे लिखेंगे, नहीं सर, आप कैलकुलेटर में जाके फंक्शन वाली जगह पे जाएंगे, वहां पर आप एक्सपोनेंशियल की पावर जो हमारी यहां पर 9 है, उसके बाद इस 9 की पावर में जो x है उसे x ही लिखेंगे और यहां पर x का फैक्टोरियल ले लेंगे और स्टार्ट करेंगे आप इसे 5 से और एंड कर रहे होंगे आप इसे 9 पे, फिर आप इस इक्वल करेंगे तो आपके पास एक रो में इसका आंसर आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 का। सबको ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और, एवरेज ऑफ 4 कॉल्स इन एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट में 4 कॉल्स आ रही हैं। Assuming an appropriate Poisson distribution, what is the probability that 3 or more calls will be received during a period of 10 minutes? देखें मैंने थर्ड नंबर का केस आपको बताया था कि एक में पहले में गिवन होगा वो भी कर लिया, दूसरे में n मल्टीप्लाई p कर लेंगे वो भी होगा, वो भी कर लिया। नंबर थर्ड पे हमने यूनिट को सेम रखना है। तो सर यहां पर देखिए 4 कॉल्स बताई हैं, लेकिन वो उसने बताई है इन एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट में, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 मिनट्स की, और कितनी, 3 और मोर कॉल्स आई कितने मिनट्स में, 10 मिनट में, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सर सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं, कितनी कॉल्स आती हैं, 4 कॉल्स आती हैं, कितने मिनट में आती हैं, 5 मिनट में आती हैं। सर 4 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आंसर हमारे पास 0.8 आया, मींस के 0.8 कॉल्स आती हैं 1 मिनट में। अब मुझे चाहिए 10 मिनट की कॉल, तो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10 के साथ, तो मैं कहूंगा कि 10 मिनट्स में टोटल 8 कॉल्स आ सकती हैं। 10 मिनट में टोटल कितनी कॉल्स आ सकती हैं, 8। ये जो 8 आया है 10 मिनट में, ये इज इक्वल टू मीन होगा। सर ये मेरा मीन होगा, ये 10 आया है, ये मेरा मीन हो, 8 आया है, ये मेरा मीन होगा जो 10 मिनट में आएंगी। अब x क्या है, x इज इक्वल टू 3 और मोर कॉल्स, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 और मैक्सिमम 8 कॉल्स आ सकती हैं। सर यहां पे भी मुझे बच्चा बता दे कि ये यूनिट इक्वल करना आगे है या अगेन बता दे। फिर भी अगेन सुन लें कि 4 कॉल्स हम रिसीव करते हैं, 4 कॉल्स हम रिसीव करते हैं 5 मिनट में।
चाहिए हमें 10 मिनट की, आंसर आ गया 8। तो सर ये मीन आ गया। कैसे? 4 कॉल्स 5 मिनट में जब रिसीव करते हैं तो आ जाएगी 1 मिनट की। सर हमें चाहिए 10 मिनट का, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो भी 1 का आंसर आया होगा जो कि बनता है 0.8, तो आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा और ये 8 हमारा मीन है। बाकी सेम मीन आ गया है तो समझिए शुक्रिया आई कैप वाला। सेम आगे स्टेप अप्लाई करते हुए फॉर्मूला में आप उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सर ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि शॉप में 30 पर्सन है जो 1 घंटे में आते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन 5 मिनट्स। हमें अब 5 मिनट्स में चाहिए, तो जब 30 लोग 1 घंटे में आते हैं तो 60 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई ये सिर्फ आधा बंदा ही आता होगा इस टाइम में। मींस कि अगर 30% 1 घंटे में आते हैं, मतलब कि 60 मिनट्स में आते हैं, तो 1 मिनट में 0.5% आते होंगे। लेकिन हमें कितने मिनट में चाहिए? 5 मिनट में। तो सर मैं 5 मिनट का करूंगा तो वो कितने होंगे? 2.5। तो सर ये मेरा क्या निकला? मीन निकला। इससे आगे ऑनवर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने करना है। ले बच्चों, थैंक यू। यहां तक हमने अपना बायनोमियल हाइपोजियोमेट्रिक पॉइजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया और उन केसेस को एक्सप्लेन किया है जो केस आई कैप में टेस्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं, और कोशिश की है कि वही या वैसे ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाए जो आई कैप में आने हो। तो इंशाल्लाह हम कल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे और अगर टाइम हुआ तो साथ में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।